नमस्कार। इस खास विश्लेषण में स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे मास्टरमाइंड की बात करने वाले हैं जिनकी स्ट्रैटेजीज यूपीएससी एस्पिरेंट्स और हिस्ट्री लवर्स दोनों के लिए लिटरली एक मास्टर क्लास हैं। आज इस एक्सप्लेनर में हम डीप डाइव करेंगे चाणक्य की लाइफ, उनकी शार्प डिप्लोमेसी और उस एंशिएंट स्टेट क्राफ्ट में जिसने उस दौर के जियोपॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया। मौर्यन एम्पायर के मैसिव और कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन को समझने से पहले एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर इस अखंड भारत का ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था? वो महान विद्वान और स्ट्रैटेजिस्ट एक्चुअल में था कौन, जिसने अकेले ही इस नए साम्राज्य की नींव रख दी थी? तो इस सफर में हम तक्षशिला के उस स्कॉलर की शुरुआत से लेकर नंदा वंश को उखाड़ फेंकने की उसकी शपथ, चंद्रगुप्त की मेंटोरिंग और एम्पायर बनने तक की आखिरी स्टेज को ट्रेस करेंगे। साथ ही अर्थशास्त्र की कूटनीति और इस फिगर से जुड़े मिथक और सच्चाई दोनों को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, द स्कॉलर ऑफ तक्षशिला। कौटिल्य या कहीं विष्णुगुप्त, इनकी शुरुआत होती है एंशिएंट वर्ल्ड के सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल हब से। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था और इनकी एजुकेशन हुई उस जमाने के वर्ल्ड फेमस तक्षशिला विश्वविद्यालय में। यहाँ उन्होंने सिर्फ वेदों पर ही नहीं बल्कि पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और मेडिसिन पर भी पूरी महारत हासिल की। क्लासिकल टेक्स्ट बताते हैं कि वो बिल्कुल एक चाइल्ड प्रोडिजी थे जिनकी लॉजिक और रीजनिंग की क्षमता अपने दौर में अद्वितीय थी। अब जैन टेक्स्ट्स में इनके बचपन का एक बड़ा ही फैसिनेटिंग किस्सा मिलता है। कहा जाता है कि इनका जन्म पूरे दांतों के साथ हुआ था। उस समय में इसका मतलब था भविष्य का राजा, लेकिन एक ब्राह्मण परिवार के लिए ये ठीक नहीं माना गया, तो उनके दांत तोड़ दिए गए। क्यों? ताकि ये क्लियर हो जाए कि वो खुद शासन नहीं करेंगे बल्कि एक ब्रिलियंट स्ट्रैटेजिस्ट बनकर किसी और को पावर तक पहुंचाएंगे। आगे चलकर उन्होंने तक्षशिला में एज अ पॉलिटिकल साइंस प्रोफेसर भी अपनी सर्विसेज दी। सेक्शन 2, वाव अगेंस्ट द नंदास। हर महान स्ट्रैटेजिस्ट की स्टोरी में एक कैटलिस्ट जरूर होता है ना। यहाँ वो इंसाइटिंग इंसिडेंट था, एक बहुत बड़ा पर्सनल अपमान। हुआ कुछ यूं कि पाटलिपुत्र की यात्रा के दौरान दरबार में शक्तिशाली धनानंद ने उनका घोर अपमान किया और उन्हें उनके पोजीशन से निकाल दिया। बस यही वो मोमेंट था जिसने आग लगा दी। उन्होंने कसम खाई कि वो इस पूरे नंदा डायनेस्टी का समूल नाश कर देंगे। क्रोध का ये एक पल आगे चलकर पूरे साम्राज्य के जन्म का टर्निंग पॉइंट बन गया। अगर मौर्यन एम्पायर की शुरुआत को थरली समझना है तो इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि ये कोई सिंपल बदले की आग नहीं थी। ये पर्सनल दुश्मनी धीरे धीरे एक यूनिफाइड, सिक्योर और वेल एडमिनिस्टर्ड स्टेट के विशाल विजन में बदल गई, जिसका मेन टारगेट था भ्रष्ट नंदा रूल को टोटली रिप्लेस करना। सेक्शन 3, मेंटरिंग चंद्रगुप्त मौर्य। अपमान का बदला लेने के लिए एक परफेक्ट हथियार की जरूरत तो थी ही। उनकी नजर पड़ी एक शानदार लड़के पर जो अपने दोस्तों के बीच राजा बनने का खेल खेल रहा था। उस युवक का नाम था चंद्रगुप्त। चाणक्य ने तुरंत उसे एक आदर्श लीडर बनाने के लिए अपनी मेंटरिंग शुरू कर दी। एक क्रूशियल स्ट्रेटेजिक टेकअवे इनकी अर्ली मिलिट्री फेलियर्स से मिलता है। शुरुआत में डायरेक्ट अटैक्स फेल हुए, फिर वहां से एक गेम चेंजिंग आइडिया निकला जिसे हम गरम दलिया या हॉट पॉरेज मेटाफर कह सकते हैं। उन्होंने नोटिस किया कि एक बच्चा गरम दलिया खाते वक्त पहले उसके ठंडे किनारों को खाता है क्योंकि सेंटर बहुत गर्म होता है। एग्जैक्टली यही स्ट्रैटेजी उन्होंने नंदा साम्राज्य पर अप्लाई की। केंद्र पर सीधा हमला करने के बजाय पहले पेरिफेरल बॉर्डर्स पर अटैक करके बेस स्ट्रॉन्ग किया। सेक्शन 4, आर्किटेक्ट ऑफ द एम्पायर। सही शिष्य और एकदम नए बॉर्डर फर्स्ट अप्रोच के साथ प्राचीन भारत के सबसे पावरफुल एम्पायर को उखाड़ फेंकने का फाइनल कैंपेन आरंभ हुआ। एक ब्रिलियंट गुरिल्ला कैंपेन और हाईली इंट्रिकेट स्पाई नेटवर्क्स का यूज करके चंद्रगुप्ता ने अपने मेंटर की गाइडेंस में लगभग 322 BCE में मगधा की गद्दी पर सक्सेसफुली कब्जा कर लिया। टाइमलाइन देखिए, 323 BCE में धनानंद का एम्पायर पीक पर था और अगले ही साल सत्ता पलट गई। ये था मौर्यन डोमिनेंस का उद्गम। एक बड़ा इंटरेस्टिंग डिटेल यहाँ पे ये है कि ऐसे मैसिव रेबेलियन को फंड करना कोई छोटी बात नहीं थी। लेजेंड कहती है कि इसकी आर्थिक भरपाई के लिए चाणक्य विंध्य के जंगलों में गए और एक सीक्रेट टेक्निक यूज करके लिटरली 800 मिलियन गोल्ड कॉइन्स मिंट किए।
ये हाईलाइट करता है कि स्टेटक्राफ्ट में उनकी इकोनॉमिक यूटिलिटी की समझ कितनी प्रोफाउंड थी। सेक्शन 5 अर्थशास्त्र और स्टेटक्राफ्ट। इस विश्लेषण की असली चमक सिर्फ जीती हुई जंगों में नहीं है, बल्कि उन रिगरस एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लूप्रिंट्स में है जो आगे आने वाली सदियों तक के लिए लिखे गए थे। अर्थशास्त्र, इसे पॉलिटिकल रियलिज्म का एक एब्सोल्यूट मास्टरपीस माना जाता है। ये ट्रीटी इम्पल्सिव रूल के बजाय डिसिप्लिन लीडरशिप, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल डिजाइन पर फोकस करती है। मिलिट्री स्ट्रैटेजी से लेकर ट्रेजरी मैनेजमेंट तक ये एक कंप्लीट सर्वाइवल गाइड है किसी भी स्टेट के लिए। इसके विपरीत चाणक्य नीति उनके पूरे विजडम को प्रैक्टिकल एथिक्स में बदल देती है। जहां अर्थशास्त्र राज्य के लिए है, वहां चाणक्य नीति आम नागरिक को प्रोडक्टिव और एथिकल लाइफ जीने के रूल सिखाती है। एंशिएंट मॉरल फ्रेमवर्क्स और गवर्नेंस को स्टडी करने वालों के लिए आज भी ये बेहद प्रासंगिक है। इस स्ट्रक्चर्ड ब्रेकडाउन से पता चलता है कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन कितना सॉलिड था। इकोनॉमिक प्लानिंग में स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड टैक्सेस, ब्यूरोक्रेसी में टोटली सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल स्किल्ड ऑफिसर्स के साथ, और सिक्योरिटी में 9 अलग-अलग तरह के जासूस और स्ट्रिक्ट लॉ एनफोर्समेंट, इंटेलिजेंस का पूरा एक जाल बिछा हुआ था। उनकी स्ट्रैटेजीज बेसिकली अनसेंटिमेंटल और हाईली प्रैक्टिकल थीं। कहा जाता है कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए चंद्रगुप्त के खाने में रोज पॉइजन की छोटी खुराकें मिलाई जाती थीं। एक सेल्फ डिपेंडेंट इकोनॉमी पुश करने से लेकर सिक्योरिटी मेंटेन करने तक हर एक कदम का सिर्फ एक एम था, राज्य की स्टेबिलिटी किसी भी हाल में बनी रहे। फाइनल सेक्शन, लेगेसी, मिथ एंड रियलिटी। अब एंड की तरफ आते हुए इनके ऐतिहासिक तथ्यों की एक निष्पक्ष जांच करना बहुत जरूरी है। आखिर हिस्टोरिकल फैक्ट क्या है और लिटरेरी फिक्शन क्या है? देखिए, एक तरफ ट्रेडिशनल अकाउंट्स उन्हें अल्टीमेट पेट्रियट और किंग मेकर के रूप में पूजते हैं, वहीं दूसरी तरफ मॉडर्न हिस्टोरिकल स्केप्टिसिज्म उन कंटेम्पररी एविडेंसेस के अभाव की ओर इशारा करता है। कुछ तर्क कहते हैं कि अर्थशास्त्र में चाइनीज सिल्क जैसी चीजों का जिक्र है जो एक्चुअली 2nd सेंचुरी AD की आइटम है। इसलिए एक थियरी ये भी है कि ये लेजेंड शायद बाद में अलग अलग ट्रेडिशंस द्वारा क्रिएट की गई एक लिटरेरी फिक्शन हो। हम यहाँ फैक्ट्स रख रहे हैं ताकि दोनों पर्सपेक्टिव्स क्लियर रहें। अब जैन परंपरा के अनुसार उनके आखिरी दिनों की बात करते हैं। इनका अंत एक ट्रैजिक पॉलिटिकल कंस्पिरेसी का शिकार होकर हुआ। सम्राट बिंदुसारा के दरबार में एक ईर्ष्यालु मंत्री सुबंधु ने ऐसी गलतफहमियां पैदा की कि इस एजिंग स्कॉलर ने खुद को डीपली अपमानित महसूस किया। नतीजा, उन्होंने वॉलंटरी स्टारवेशन चूज किया और एक खाद के ढेर पर अपने प्राण त्याग दिए। ये सच में एक दुखांत था। चाहे उन्हें एक डॉक्यूमेंटेड हिस्टोरिकल फिगर माना जाए या इंडियन स्ट्रैटेजी का एक आर्केटाइपल मैस्कॉट, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उनकी एंटी करप्शन पॉलिसीज, स्ट्रेटेजिक डिस्क्रेशन और लीडरशिप के रूल्स आज भी पॉलिटिकल साइंस की फाउंडेशन हैं। ये प्रोफाउंड कोट अर्थशास्त्र की सेंट्रल फिलॉसफी को परफेक्टली हिट करता है। प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, उनका कल्याण ही उसका कल्याण है। ये क्लियरली हमें याद दिलाता है कि ट्रू पावर हमेशा पब्लिक गुड और जनहित के प्रति समर्पित होनी चाहिए। आज जब मॉडर्न गवर्नमेंट्स करप्शन, इंटरनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी जैसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम से जूझ रही हैं, तो क्या ऐसी एंशिएंट रियलिस्ट पॉलिसी फ्रेमवर्क्स की तरफ लौटना ही आने वाले कल की अल्टीमेट स्ट्रैटेजी हो सकती है? ये सोचने पर मजबूर जरूर करता है। इस एक्सप्लेनर के साथ सफर तय करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।